आपको एक फैक्ट करंट से जोड़ देगा और बाकी स्टैटिक्स पोर्शन से जोड़ करके 2-3 स्टेटमेंट बना देगा। इसलिए इस तरह से विश्लेषण जरूरी होता है। और वनडे एग्जाम में आर्टिकल वगैरह ये सब चीज़ें रिकॉल यहाँ से हो जाएगा, तो उनके के लिए भी एसएससी बैंक के रेलवे वाले विद्यार्थी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए हमको इसको पढ़ाना होता है सिर्फ ये पढ़ा देता है रिवंश नायसी उपसभापति बने, लेकिन यहाँ देखिए राज्यसभा कैसे चुनाव होता है ये सब चीज़ें मैं डिटेल से देखता हूँ। ठीक है, अब आर्टिकल 80 क्या कह रहा है, राज्यसभा की संरचना। ठीक है, राज्यसभा में संरचना आर्टिकल 80 के तहत। तो देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा और संसद। देखिए एक आर्टिकल याद रखिए 79, आर्टिकल 79 में क्या है, तो आर्टिकल 79 में है संसद, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 80 में क्या हो जाएगा अपना, राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 81 में क्या हो जाएगा, तो ये लोकसभा। ठीक है, इसका याद कैसे कर लेंगे, तो इसको सरला याद रखिए। सच हो गया संसद, उसके बाद आर्टिकल 80 राज्यसभा और एल से हो गया लोकसभा। ठीक है, आपको जब क्रम में लगाने के लिए दे देगा आर्टिकल को और या मिलान करने के लिए देगा तो यहाँ से दिक्कत होगा, इसको याद रखिए सरला 79, 80, 81। ठीक है, तब देखते हैं और जो मनोनीत किया जाता है क्या किस आधार पर किया जाता है, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा से 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। इसका आधार क्या होता है, तो इसका आधार देखिए साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इससे पहले लोकसभा में भी राष्ट्रपति द्वारा लोगों को एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा उसे हटा दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कुल विधान परिषद का 1/6 लोगों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, आधार यही रहता है 4, सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है आपको सहकारिता, इसको ध्यान रखिएगा, पूछ देगा आपको। सहकारिता जो है ये 4 आधार यही रहता है और सहकारिता जो है इसको 5वां आधार लेकर के राज्यपाल कुल विधान परिषद का 1/6 सदस्य को नियुक्त करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्या करा है, एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो पहले देखते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी होता क्या है। देखिए ये डीम्ड यूनिवर्सिटी यूजीसी एक्ट 1956 के तहत 1956 धारा 3 के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो आपको सीधे ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसको विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। तो एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब अभय चैट बोर्ड, तो इसको ध्यान रखिएगा, अभय चैट बोर्ड जो है भारत के सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, यह समर्पित किया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक तो पूछ देगा भारत का सीजीआई कौन वर्तमान में, तो जस्टिस सूर्यकांत। और बिहार बीपीएससी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बीपीएससी 2 बार एग्जाम पूछा है कितने नंबर के हैं, जो भी नया बनते कितने नंबर के हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत जो है ये 53वें नंबर के हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद करा लोकसभा में 30 मार्च 2026 को देश का नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, देखिए इसका जो लक्ष्य था, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, 31 मार्च 2026 तक का इनको लक्ष्य पूरा करना था कि देश में नक्सलवाद समाप्त कर देना है, लेकिन एक दिन ये टारगेट से पूर्व ही अचीव कर लिया गया, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे करा प्रोजेक्ट 17 के तहत आईएनएस तारगिरी को विशाखापट्टनम में शामिल किया गया, इसको ध्यान रखिए। अब देखते हैं 131वां संविधान संशोधन। देखिए काफ़ी चर्चा में बना हुआ था, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। आपको आर्टिकल जो भी चर्चा में रहता है वो एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछ लिया आता है। तो इससे पहले हम लोग 106वां संविधान संशोधन देख लेते हैं। 106वां संविधान संशोधन में क्या था, लोकसभा और लोकसभा विधानसभा सीटों में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण था। ठीक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए 131वां संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, जो संसद में पारित किया गया है। लेकिन ये जो है ये आपको देखिए अच्छा, इसका पहले प्रावधान देख लेते हैं। महिला आरक्षण को लोकसभा में 2029 के पूर्व लागू करने हेतु लोकसभा में सीटों की वृद्धि करना, मतलब 131वां संविधान संशोधन था महिला आरक्षण को ध्यान में रखते हुए, जो 106वां संविधान संशोधन को ध्यान में रखते हुए ये संसद में सीटों की संख्या को बढ़ाना था। ठीक है, जो देखिए वर्तमान में कितना भी है 543 है, इसको करना था 850, राज्य में 815 और संघ शासित प्रदेश में 35 बढ़ाना था। ठीक है, लेकिन ये लोकसभा में पारित नहीं हो सका क्योंकि इसे पारित होने के लिए विशेष बहुमत 2/3 प्रकार के बहुमत से जरूरत था और इसलिए लोकसभा में पास नहीं हो चुका। ठीक है, और इसी विशेष सत्र में दो और विधेयक को पास किया गया। एक विधेयक था जिनमें था 2011 के जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग और दूसरा विधानसभा में और यूटी में आरक्षण लागू करने से संबंधित प्रावधान था। ठीक है, जनगणना के बारे में पिछले आप लोग अप्रैल के करंट अफेयर में अच्छा से चर्चा किए थे, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए परिसीमन आयोग के बारे में चर्चा करें तो परिसीमन होता क्या है। देखिए परिसीमन आयोग का जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। ये यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। कब कब हुआ वो देख लेते हैं। एक हुआ था 1952 में, फिर इसको जोड़ दीजिए 11 साल तो 1963 हो जाएगा, फिर जोड़ दीजिए 10 साल तो 1973 हो जाएगा, फिर अगला 2002 में, इसको ध्यान रखिएगा। 4 बार हुआ, डेट भी कब कब हुआ ये ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है
इसरो इसरो ने अपना दूसरा एयर ड्रॉप्ड परीक्षण IMD-2 लॉन्च किया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन को सुरक्षित बनाना। देखिए हम लोग इसरो के आगामी मिशन के बारे में चर्चा किए थे, उसमें गगनयान मिशन के बारे में देखे थे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ISD-2 का परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब शेखा झील है जो आपका यूपी के अलीगढ़ में है। इस पर UPSC में क्वेश्चन इस बार 2026 का पेपर में पूछा हुआ था, इसको देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन। तो ये करा भारत का ये 99वां रामसर साइट घोषित किया गया और यूपी का ये 12वां था। ठीक है, सबसे अधिक जो रामसर साइट है वो कहाँ है? तो तमिलनाडु में 20 है और यूपी में 12 है। लेकिन हाल ही में 6 जून को आपको जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, ठीक है, ये बलिया में है, इसको रामसर साइट घोषित किया गया और यूपी में 13 हो गया, भारत में 100 हो गया। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं रामसर साइट क्या होता है। देखिए रामसर जो है ईरान का एक शहर है, उसी पे आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को बैठक हुआ था। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? 1975 में। भारत शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसको ध्यान रखिएगा। अब UCC समान नागरिक संहिता, देखिए समान नागरिक संहिता जो है पहले गोवा आज़ादी के पूर्व से लागू था, उसके बाद उत्तराखंड लागू किया, गुजरात किया और ये चौथा राज्य जो है छत्तीसगढ़ लागू कर रहा है। ठीक है, और अभी हाल ही में 5वां राज्य जो है वो असम भी इस पर चर्चा कर रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल कितना में है? तो 44 में है, UCC का प्रावधान है। इसको ध्यान रखिएगा। अब करा भारत में म्यांमार का नए राष्ट्रपति 11वें जो बने हैं मिन ऑन्ग हयोंग बने हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अभी देखिए 7 जून को इंटीरिया का आपका ओपन टेस्ट हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ये मेरा नोट्स पहले का बनाया हुआ है। तो देखिए ये कौन है? तो मिन ऑन्ग हयोंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी देखिएगा अब म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद से ये राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इसका कैपिटल कहाँ है? तो नेपिताव है। उसके बाद देखते हैं हंगरी के नए प्रधानमंत्री। तो हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन है? पीटर मायंकर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारत का जो उपराष्ट्रपति है CV राधाकृष्णन। ये पहली इनका द्विपक्षीय यात्रा हुआ वो श्रीलंका में हुआ। इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे करा है किस देश के शासन प्रमुख ने अपनी प्रथम एशियाई दौर में भारत की आधिकारिक यात्रा की है? तो किस देश के शासक प्रमुख है? ये ऑस्ट्रिया के प्रमुख है। कौन है? क्रिस्टल स्टाकलर। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे करा है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति लीजे जियूंग जो है भारत की यात्रा पर आए और दोनों देशों के बीच 2009 है CAPA समझौता हुआ था। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक के $50 अरब व्यापार को बढ़ाना है। अभी क्या है वर्तमान में? ये $27 अरब है। चलिए उसके बाद देखते हैं 2026 में सर्वाधिक प्रभावित सूची में टाइम पत्रिका द्वारा जारी किया गया। उसमें भारतीय मूल के 3 लोग हैं। तो कौन कौन 3 लोग हैं? एक है रणवीर कपूर, सुंदर पिचई और विकास खन्ना। इसको ध्यान रखिएगा। जापान ने घातक हथियारों को निर्यात पर लागू को प्रतिबंध हटा दिया गया है। उसके बाद देखते हैं 10वें UN महासचिव का चुनाव हुआ है। ठीक है, इसका जो कार्य है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है। देखिए UN में जो है UN में 5 अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति होती है हर 2 वर्ष पर इनका चुनाव होता है। ठीक है, और जो 5 अस्थायी सदस्य हैं परमानेंट मेंबर होते हैं। ये अस्थायी सदस्य में कौन है? तो एक चीन है, एक रूस है, एक USA है, यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस है। इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि ये 4 जो नियुक्त किए हैं कौन कौन है? तो मिशेल बैचलेट है, एक है रेबोका ग्रीन्सपैन और एक है राफेल ग्रोसी और एक है मैकी साल। इसको ध्यान रखिएगा। इनका जो महासचिव का कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2027 से पद संभालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट याद रखिए। देखिए BPSC का PYQ उठाइए, पूछा हुआ है। जब भी नए कोई सदस्य ग्रहण किया है, पदभार संभाला है, तो पूछा है कब से शुरू होगा इनका, पूछा हुआ है। देखिएगा 2024 में या 2025 का क्वेश्चन जो है उस पूछा हुआ है उसमें है। तो ये कब संभालेंगे? तो 1 जनवरी 2027 से संभालेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे करा है PM मुद्रा योजना का 11 वर्ष पूर्व हुआ। ये प्रारंभ कब किया गया था? तो 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था लघु और सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सकारात्मक जारी करना। ये चार श्रेणियों में दिया जाता है। एक होता है शिशु जो सबसे छोटा होता है, 50,000 तक लोन मिलता है। उसके बाद आपका होगा किशोर 50,000 से 5 लाख तक। उसके बाद हो गया तरुण 5 लाख से 10 लाख तक। एक होता है अगला तरुण प्लस, वो होता है 10 लाख से 20 लाख तक। इसको बजट 2024-25 में घोषणा किया गया था। अभी तक कितना दिया गया है? तो अभी तक पिछले 11 वर्षों में लगभग 40 लाख करोड़ ऋण दिया जा चुका है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए एक क्लास बनाने के पीछे 3-4 लोगों का पूरी टीम का मेहनत लगता है। ठीक है, 3-4 घंटे लगते हैं तो आपको पूरा मटेरियल तैयार होता है। सभी को 3-4 बार रीचेक किया जाता है तो आपको अपडेट किया जाता है। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो
तो आपको मैं वहाँ जो कंटेंट दे रहा हूँ वो डायरेक्टली आपको 20% क्वेश्चन वहाँ से आता है। आप किसी भी एग्जाम, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ और जो मेरा डेली का जो अपडेट होता है टेलीग्राम पे, वहाँ आप देखिए और पेपर से मिलाइए, आपको वहाँ से क्वेश्चन दिख जाएगा। चलिए अब अगला करा है, हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बैंक की लाइसेंस रद्द कर दिया, इसको ध्यान रखिएगा। अब नीति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए, नीति आयोग काफ़ी चर्चा में रहता है और इससे संबंधित आपको पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर बीपीएससी आप दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं, मेंस का दे रहे हैं, तो आपको यहाँ से मेंस का क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी स्थापना कब हुआ था। तो 1 जनवरी 2015 में हुआ था, योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। इसके नए उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक लाहड़ी है और 4 नए पूर्वकालिक सदस्य जुड़े हैं। इन कौन, चारों का नाम याद रखना है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही फंसा कर देगा, 4 नाम दे देगा, बोल देगा इनमें से कौन नहीं है, एक एक्स्ट्रा नाम दे देगा, तो उसको ध्यान रखना है, नाम को चारों को याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आजकल पीसीएस बहुत पूछने लगा है। तो पहला क्या है? एम श्रीनिवासन, दूसरे अभय कुमार कर्दिकाकर और तीसरे डॉक्टर केवी राजू और चौथे गोवर्धन दास। ठीक है, और जो पूर्व से राजीव गौबा हैं पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर कितने सदस्य हो गए? 5 हो गए, 4 ये और राजीव गौबा लगाकर 5 हो गए। ठीक है, आप लोग जब भी पढ़िए इसका पीडीएफ अपने सामने रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्लास देखिए और उसके बाद जो चीज़ें आपको लग रहा है एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही है या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या चीज़ें आपको रिकॉल करने में दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ पर नोट कर लीजिए उसी पे। चलिए आगे देखते हैं, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन। देखिए नासा ने हाल ही में आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया है। इसका मिशन का उद्देश्य क्या है? नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर कक्षा में भेजना। ठीक है, तो कौन कौन भेजा है, किसको भेजा है? तो एक है रीड वाइजमैन, दूसरा है विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टिना कोच को भेजा है और जेमरी हेसन को भेजा है। देखिए इसको क्या करा है, नोट में देखते हैं। नासा द्वारा 1972 में अपोलो 17 मिशन के तहत लगभग 50 वर्ष बाद चंद्रमा की कक्षा में मानव भेजा गया है। आर्टेमिस क्या है? नासा का चंद्र मिशन है, मानवयुक्त चंद्र मिशन है। आर्टेमिस प्रथम गया था 2022 में, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टेमिस 2026 में 4 व्यक्तियों को लिए, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसके बाद 3 जाएगा 2027 में। चलिए अब देखते हैं आर्थिक परिदृश्य। इसको आप लोग ना एक टेबल में एक छोटा नोटबुक आता है, उसमें चिपका लीजिए। ये आपको डायरेक्ट आंकड़ा पीटी और मेंस दोनों में काम आएगा। पीटी में यहाँ आंकड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में और यहाँ से भूलने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो चलिए इसको पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में याद हो जाए, तब पर भी इसको 2-3 बार रिकॉल कीजिएगा और आप लोग पीडीएफ निकाल चुके हैं तो उस पर भी हाईलाइट करके पढ़िएगा। देखिए कुल निर्यात कितना है? तो 860.09 बिलियन टन है। ये बिलियन डॉलर में है, टन नहीं है, ये रुपया है ना, तो डॉलर, हाँ डॉलर ही है। देखिए 860 बिलियन डॉलर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कुल निर्यात कितना? 860 बिलियन डॉलर है। ठीक है, और आयात कितना है? तो 779.04 बिलियन डॉलर है। तो यहाँ देखिए भारत ज़्यादा क्या कर रहा है? आयात कर रहा है, मतलब भारत ज़्यादा दूसरे देश से खरीद रहा है और बेच कम रहा है। तो यहाँ भारत का व्यापार घाटा देखने को मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। और वस्तुओं का निर्यात, ये आपको कुल निर्यात है। यहाँ वस्तुओं का निर्यात देखते हैं तो 441 बिलियन डॉलर हो जाता है और वस्तुओं का आयात देखते हैं तो 774 बिलियन डॉलर हो जाता है। यहाँ भी देखिए आपको भारत जो है वस्तुओं का आयात ज़्यादा करता है निर्यात से। तो भारत का व्यापार घाटा कितना होता है? 330.20 बिलियन डॉलर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा आयात कर रहे हैं निर्यात से ज़्यादा। देखिए ना, आयात कितना कर रहे हैं? 774, निर्यात कितना कर रहे हैं? 441। अब देखते हैं सेवा क्षेत्र में, ये तो होगा वस्तु क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में देखते हैं निर्यात कितना कर रहे हैं? 418 बिलियन डॉलर और आयात कितना कर रहे हैं? 204। यहाँ हम लोग प्लस में हैं क्योंकि यहाँ हम लोग ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं, आयात कम कर रहे हैं। तो यहाँ व्यापार अधिशेष है, तो कितना है? 213.89। अगर इसको जोड़िएगा तो कुल मिलाकर के भारत का जो व्यापार है वो व्यापार घाटा में रहता है, क्योंकि हम लोग दूसरे देश से आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। अब देखते हैं रक्षा क्षेत्र में निर्यात वृद्धि। देखिए 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में किया गया है आपको 38,424 करोड़ डॉलर वृद्धि किया गया है। ये 62.62% वृद्धि किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। ये डाटा आपको किसी भी पीसीएस में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में या वनडे एग्जाम में डायरेक्ट दे देगा और बोलेगा कौन सा सही है, 4 डाटा दे करके। तो ये 38,424 याद रखिए। ठीक है, और ये कुल बजट का है वो कितना परसेंट है? अभी हाल में जो राशि जारी किया गया है वो आपको कुल बजट का 14.6% जारी किया गया है, 67%। इसको ध्यान रखिए, 14.67% कुल राशि का। और राशि कितना है? तो राशि आपका इस बार जो बजट में जारी किया गया था रक्षा के लिए 7.85 लाख करोड़। ये भी एडुटेरिया के टेस्ट में ये भी फैक्ट पूछा हुआ था। ठीक है, सेवा क्षेत्र में कितना है? 54% और निजी क्षेत्र में 45%। अब देखते हैं मौद्रिक नीति
द्विमासिक समीक्षा। ठीक है, तो रेपो दर कितना है 5.25, रिजर्व रेपो दर 3.35, बैंक दर 5.50 और एसडीएफ 5.0। ये आपको मैं रेपो दर, रिजर्व रेपो, बैंक दर पहले बता चुका हूँ, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग अब क्या कीजिए, जिसको दिक्कत हो रहा है रेपो दर क्या होता है पिछले वीडियो में बताया हूँ, तो उसको देखिए। बैंक दर क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है, आप नोट्स निकाले हुए हैं वहाँ कॉपी पे लिखिए, रेपो रेट ये होता है, बैंक दर ये होता है, तो चीज़ें आपको रिकॉल बार बार होगा। जब रिकॉल कीजिएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए आपका रहा जीडीपी वृद्धि दर जो है 2025-26 के अनुसार 6.9% होगा। अब आगे देखते हैं, मौद्रिक नीति समिति का 6 सदस्यों को आरबीआई अधिकारी घोषित किया गया। 6 सदस्य कौन है इसको याद रखिए, एक मल्होत्रा जी है, संजय मल्होत्रा, गुप्ता, पूनम गुप्ता, इंद्रनील भट्टाचार्य, ये 3 है। और ये 3 जो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए गए, नागेश कुमार, सौगान भट्टाचार्य और राम सिंह। उसके बाद आगे करा है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय कंपनियों द्वारा आईपीओ द्वारा 1.7 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, विभिन्न कंपनियों ने विदेशी से आपको 1.79 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। क्या किसके माध्यम से, तो आईपीओ के माध्यम से। अब करा है 2025-26 में बागवानी उत्पादन, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट आपको पूछ लेगा 2025-26 में भारत में बागवानी उत्पादन कितना हुआ, तो 370 मीट्रिक टन हुआ। 370 मीट्रिक टन ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कुल क्षेत्र जो था कितना बोया गया था, तो 30.1 मीट्रिक हेक्टेयर में बोया गया था। ठीक है, बाकी फल का 118 मीट्रिक टन है और सब्जी का इतना, लेकिन फल और सब्जी का मत याद रखिए, आपको याद रखना जरूरी है क्या, बागवानी का और आपको कुल क्षेत्र का, ये दोनों याद रखिए। उसके बाद आगे कह रहा है, वित्त वर्ष 2025-26-27 में वृद्धि दर भारत का जो पूर्वानुमान है आईएमएफ के द्वारा 6.5% और विश्व बैंक के द्वारा 6.6% और एडीबी द्वारा 6.9%। देखिए विभिन्न वैश्विक संस्थाओं ना भारत के वैश्विक विकास अभी क्या चल रहा है, विकास ग्रोथ क्या होगा, इसके बारे में रिपोर्ट जारी करती है, पूर्वानुमान लगाती है। तो आईएमएफ लगाया 6.5, उसके बाद वर्ल्ड बैंक लगाया 6.6 और एडीबी लगाया 6.9। चलिए अब देखते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य मुक्त व्यापार समझौता हुआ और भारत का इस साथ ये 9वां देश के साथ हुआ, इसको ध्यान रखिए, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में। अब देख रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक फोरम रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको यूपीएससी में कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और बीपीएससी और वनडे एग्जाम जोड़ दें तो हर एग्जाम में 1-2 बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पहले तो पूछ देगा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो जो इसका रिपोर्ट है हाल ही में इंडिया का रैंकिंग नीचे आया है, पहले इंडिया जो था 4था नंबर पर था, अभी वर्तमान में 6ठा नंबर पर आ गया है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट रैंक कौन कौन है, तो अमेरिका आपका फर्स्ट पे है, चीन सेकंड पे है, थर्ड जर्मनी पे है, चौथा जापान पे है, पहले भारत चौथा पर था, अब 6ठा पर आ गया है, 5वां यूके पर है, इंडिया 6ठा पे है। अब देखते हैं गैर जीवाश्म ईंधन, देखिए जितना भी नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा से आंकड़े आते हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखिए कुल स्थापित क्षमता कितना है, तो 283.4 गीगावाट, 31 मार्च 2026 तक का ये डाटा है। सौर ऊर्जा से कितना हुआ, तो 150 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 56 गीगावाट, जैव से 11.75 गीगावाट। ये आपको डायरेक्ट डाटा पूछ लेगा, क्रम में दे देगा, करना बढ़ते क्रम में लगाइए, गैर जीवाश्म ईंधन के स्रोत में कौन कौन सा है, घटते क्रम में लगाइए, तो इसको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, सौर ऊर्जा, कैसे याद रखना है, सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, धूप मिलता है, धूप के बाद कहाँ हम भारत में क्या मिलता है, पानी मिलता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। इस तो पानी से 56 होता है, उसके बाद क्या है, वृहद जल से कितना होता है, 51.91। ठीक है, उसके बाद लघु जल विद्युत से होता है 5.1 और जैव से होता है 11.75 और परमाणु ऊर्जा से होता है 8.78 गीगावाट, इसको ध्यान रखिए। अब नवीकरणीय ऊर्जा में टॉप देश है वो कौन कौन सा है, तो अमेरिका फर्स्ट पे है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे भारत है। चलिए अब करा है COP 26 ने भारत ने 2030 तक के गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट विद्युत उत्पादन करने की घोषणा की थी, और इसका लक्ष्य था 50% तक ज़्यादा प्राप्त कर लिया। ठीक है, जो लक्ष्य था वो प्राप्त कर लिया। ये देखिए 2030 तक क्या था, 50% गैर जीवाश्म क्षमता से लक्ष्य को पहले प्राप्त कर लिया। वर्तमान में भारत लगभग जितना प्राप्त ये कर रहा है, गैर जीवाश्म ईंधन कर रहा है, उसका 5.75% उपयोग कर रहा है। लेकिन एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, ये नया लक्ष्य जो था 2030 तक 50% प्राप्त करना था, इसको 2035 तक के बढ़ा करके आपको कितना कर दिया गया, 60% कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए, 2025 तक बढ़ा करके 60% कर दिया गया। अब कह रहा नमस्ते योजना, नमस्ते कार्यक्रम जो है ये सफाई कर्मचारियों जो सीवर टैंक में काम करते हैं उनकी सुरक्षा और आजीविका को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 बजट में। ये कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका मंत्रालय पूछा हुआ है, इसका मंत्रालय याद रखिएगा। तो इस सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय और शहरी आवास मंत्रालय दोनों याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं अवार्ड में देखते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार
क्लास सत्यार्थी को मिला है। ठीक है, क्लास सत्यार्थी को और क्या मिला था, ये भारत के जाने माने मानवविद हैं, ये इनको मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। ये यूसुफ यूसुफ जो पाकिस्तान की थी उसके साथ मिला था। उसके बाद करा मेलिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया किसको मिला है, तो सावी सतीश सेल को मिला है। एबल पुरस्कार जो गणित क्षेत्र में दिया जाता है किसको मिला है, तो गॉड पॉलिटिक्स के मिला है। देखिए पूछ देगा एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अगर पुरस्कार नहीं ये नाम नहीं देगा, पुरस्कार नहीं पूछेगा तो दे देगा डायरेक्ट एबल पुरस्कार किससे संबंधित है, गणित से, खेल से, विज्ञान से, पत्रकारिता से, तो किससे संबंधित है, गणित से संबंधित है। उसके बाद प्रिटिजन पुरस्कार दिया जाता है, दिया गया वास्तुकला में सिलीमन जैन रेडिक क्लार्क को। ठीक है, और हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 की घोषणा हो चुकी है, किसको मिला है, तो ये मेक्सिको के फतिमा बॉस को मिला है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीती है। उसके बाद का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजन हुआ। ये पाथ ब्रेकिंग फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो सैयारा को चुना गया। देखिए सैयारा काफ़ी चर्चा में रहा था, हालांकि आप लोग देखे भी होंगे सैयारा मूवी। तो पाथ ब्रेकिंग फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो सैयारा का चुना गया है। उसके बाद मोस्ट एस्पायरिंग फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो सितारे ज़मीन पर चुना गया है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे चुना गया है, तो अनुपम खेर को चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को चुना गया है धुरंधर के लिए। और बेस्ट डेब्यू एक्टर चुना गया है शुभांगी दत्त को चुना गया है। ठीक है, और उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो शर्मिला टैगोर को मिला है, धर्मेंद्र पाजी को मिला है और नमुंदुरी बालकृष्णा को मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं क्रिकेट। देखिए क्रिकेट से ना काफ़ी पीसेस में तो काफ़ी क्रिकेट से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन रहता है हर एग्जाम में। तो देखिए विजडन क्रिकेट सम्मान 2026 किसको मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ मेल क्रिकेटर मिला है मिशेल स्टार्क, जो कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिकेटर मिला है फीमेल में मिला है किसको, दीप्ति शर्मा जो भारत की है। और विजडन ट्रॉफी मिला है शुभम गिल को, जो भारत के टेस्ट टीम के कप्तान और वनडे टीम के कप्तान है। और लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस मिला है, अभिषेक शर्मा को मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। अब करा भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा जनरल उपेंद्र को US आर्मी वॉर कॉलेज ऑफ फेम में शामिल किया गया, और ऐसा शामिल होने वाला ये तीसरे थल सेना अध्यक्ष हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आपको अभी एग्जाम में लगभग 50 दिन, अभी हम मेन टारगेट BPSC के लेकर के चल रहे हैं। आपको BPSC के एग्जाम में लगभग 50 दिन है। ठीक है, और आपका UPPCS आपको दिसंबर में, तो 50 दिन अगर आप सही दिशा में पढ़ाई कीजिएगा तो आपका प्री श्योर निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को क्या करना है, अपने आप पे ज़्यादा टाइम देना है, चीज़ों को बार बार रिविज़न करना है, तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा। देखिए सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है अभी एग्ज़ाम है 2 महीना है, नहीं निकलेगा, मेरा तैयारी सही नहीं है तो छोड़ देते हैं, वैसा कुछ नहीं है। 2 महीना पर्याप्त है, पर्याप्त कभी नहीं होता है। अगर एग्जाम का डेट बढ़ भी जाएगा ना तो भी तैयारी वैसा ही रहता है। तो लास्ट जो तैयारी होता है ना, लास्ट 45 दिन तैयारी होता है, बाकी आप लोग जो बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं वही होता है, बाकी लास्ट जो 45 दिन होता है वही एग्जाम का मेन तैयारी होता है। और सबसे बड़ी बात होता है खुद पे विश्वास। ठीक है, जिस दिन आपको खुद पे विश्वास हो जाएगा कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, उस दिन आपकी सफलता की शुरुआत हो जाएगा। तो खुद पे विश्वास रखिए, अपने आप को पूरी तरह झोंक दीजिए। 50 दिन सफिशिएंट है, प्री आराम से निकलेगा, हम लोग साथ में करेंगे। चलिए आगे कह रहा है साहित्यिक अकादमिक ने 3 साहित्यकारों को साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए महत्तर सदस्यता सम्मानित किया है। तो किनको सम्मानित किया है, तो देखिए प्रतिभा राय उड़िया भाषा में, लक्ष्मी किलानी ये सिंधी में, और अब्दुल समद उर्दू में मिला है। अब देखते हैं बुक और ऑथर। देखिए टाइड ऑफ द टाइम जो किनका बुक है, तो सुधा मूर्ति का बुक है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सुधा मूर्ति का बुक जो भी आता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सुधा मूर्ति का टाइड ऑफ द टाइम बुक आया है। उसके बाद 7 डेट ऑफ द काशी, ये किसका, मुकुल कुंद्रा का, इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद कह रहा है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड किसका है, तो मनोज मुकुंद रणवे का है। इतना सिर्फ याद रखिए, इतना लंबा याद नाम भी नहीं होता। द क्रूसियस एंड द क्वालिफाइड किसका है, तो मनोज मुकुंद रणवे का है। उसके बाद देख लेते हैं विभिन्न डेज। तो राष्ट्रीय नव दिवस
नौवहन दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। समता दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को, जगजीवन राम की जयंती पर। और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को। विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया गया 10 अप्रैल को। और विश्व विरासत दिवस मनाया गया 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। और राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया 24 अप्रैल को। और मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को। उसके बाद देखते हैं मिशन मित्रा। मिशन मित्रा क्या? ये लेह क्षेत्र में शुरू किया गया। देखिए गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को टीम में प्रदर्शन और उनके मानसिक शारीरिक प्रतिक्रिया के लिए। देखिए जब जो भी गगनयान मिशन के तहत जो टीम जाएगी उनको वैसा वातावरण मुहैया कराने के लिए, ताकि एक अभ्यास हो जाए, उसके लिए मिशन मित्रा लॉन्च किया गया। कहाँ? लेह में किया गया है। अब आगे करा है रिलायंस इंडस्ट्री ने जामनगर में पशु विज्ञान समर्पित वनतारा यूनिवर्सिटी खोलने का घोषणा किया है। इसको ध्यान रखिएगा। दस्तली किसका होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। रेलवे स्टेशन मास्टर या स्टेशन सुपरिटेंडेंट का नाम बदल करके स्टेशन मैनेजर कर दिया। और रवि वर्मा जो ऑयल पेंटिंग यशोदा और कृष्ण का था, उसका जो है 167 से 20 करोड़ में बिका। इसको ध्यान रखिएगा। अब खेलकूद कर रहा है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये पहला खेल है, इसलिए आपको एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। तो कह रहा है पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ। 7 खेल शामिल किए। कौन कौन? एथलेटिक्स है, हॉकी है, फुटबॉल है, भारोत्तोलन है, तीरंदाजी है, तैराकी और कुश्ती है। प्रथम स्थान कौन था? कर्नाटक था। द्वितीय कौन सा? उड़ीसा है। और थर्ड क्या है? आपका झारखंड है। व्यक्तिगत में कौन सा है? तो व्यक्तिगत में सर्वाधिक मेडल पाने वाला है मणिकांत हैं, ये कर्नाटक के हैं। और फीमेल कौन है? अंजलि मुंडा है, उड़ीसा की है। और शुभंकर क्या है? मोरवीर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। शुभंकर पूछ लेगा आपको एग्जाम में कि हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का आयोजन जो हुआ उसका शुभंकर क्या है? तो मोरवीर है। इसको ध्यान रखिए। अब 10वां T20 वर्ल्ड कप जो होगा मेजबानी कौन करेगा? तो महिला T20 का मेजबानी 10वां करेगा, तो 26 होगा। ये इंग्लैंड और वेल्स में होगा। चेन्नई के 25 वर्षीय ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू फिडे ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले भारत की पहली खिलाड़ी बनी। इसको ध्यान रखिएगा। आयोजन कहाँ हुआ था? साइप्रस में हुआ था। एक और अपडेट कर लीजिए, ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद द्वारा जो नॉर्वे में आयोजित हुआ चेस चैंपियन 2026 अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। कौन? प्रज्ञानंद। ये आपको जो मैं बता रहा हूँ प्रज्ञानंद के बारे में, प्रज्ञानंद जो बने हैं क्या? नॉर्वे के ग्रैंड चैंपियन बने। इसको ध्यान रखिएगा। अब करा विश्व तीरंदाजी चैंपियन कहाँ आयोजन किया गया? बैंकॉक में। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब भारत फर्स्ट स्थान पर आता है तो पूछ देगा कहाँ इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया था? तो बैंकॉक में। इसको ध्यान रखिए। सेकंड दक्षिण कोरिया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन में भारत कौन सा स्थान पर? सेकंड पर है। और कजाकिस्तान फर्स्ट पे है। आयोजन कहाँ किया गया? मंगोलिया में। अब कह रहा है चीन में संपन्न एशियाई बैडमिंटन चैंपियन में पुरुषों के एकल स्पर्धा में भारत में आयुष शेट्टी ने रजत पदक जीता। इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में चीन में आयोजित हाफ मैराथन दौड़ में एक मानवकार रोबोट ने 211 किलोमीटर की दौड़ 50 मिनट 26 सेकंड में पूरा कर लिया। अब करा मियामी ओपन टेनिस 2026। एक पुरुष एकल विजेता कौन है? तो जेनिक सिनर है। और महिला एकल विजेता है अरियाना सबलंका। अब साइंस और टेक से देखते हैं क्या क्या है। तो कल्पकम फास्ट ब्रेडर रिएक्टर ने हाल ही में क्रिटिकली प्रदान किया। तो क्रिटिकली क्या होता है? देखिए स्वपोषित परमाणु विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत होती है। क्रिटिकल मतलब शुरुआत होना। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में जो परमाणु ऊर्जा जो शुरू किया गया था, ये 3 चरणों में शुरू किया गया था। पहला चरण क्या था? देखिए यहाँ दिया हुआ है प्राकृतिक यूरेनियम प्रयोग, ये इसको कहते हैं PHWR। इसको ध्यान रखिएगा। और सेकंड के प्लूटोनियम इसको कहते हैं FBR। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो अभी सेकंड वाला ही शुरू किया गया क्रिटिकली शुरू हुआ तो प्लेटिनियम के रूप में। अभी यूटेरिया का जो 7 जून का टेस्ट हुआ था उसमें पूछा हुआ था ये क्रिटिकली जो कितने चरण वाला है, तो ये सेकंड चरण वाला, थर्ड वाला नहीं, अभी हम लोग सेकंड में चरण में ही है। बाबा जागीर ने जब शुरू किया था परमाणु कार्यक्रम तो 3 चरणों में इसको ये किया था। तो पहला था परमाणु यूरेनियम जिसमें DTO का प्रयोग करते थे, और ये प्लेटिनियम जो है सेकंड चरण है आपका FBR। इसमें क्या होता है, इसमें यूरेनियम 238 की जगह प्लूटोनियम 239 का प्रयोग होता है। इसको खंडन से इसको तैयार किया जाता है। और थोरियम जो थर्ड स्टेज तैयार होगा वो क्या होगा, आपको ड्यूटेरियम जो है भारी जल की जगह आपको तरल सोडियम का उपयोग होगा। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा करने वाला सेकंड देश बना। देखिए अब देखते हैं खेलो जीनोम्स कार्यक्रम, ये गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा शुभारंभ किया गया कहाँ, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है
तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिए इसको। कहाँ शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अब राष्ट्रीय कंप्यूटर मिशन जो है 2023-24 से लेकर 2030-31 तक घोषित किया गया है। ये 4 डोमेन पर केंद्रित है। पहला क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम सामग्री उपकरण, इसको ध्यान रखिए। अब आगे करा डिजाइनर चावल। तिरुवनंतपुरम में स्थित CSIR ने डिजाइनर चावल तैयार किया है। तो पूछ देगा डिजाइनर चावल किसके द्वारा तैयार किया गया? तो तिरुवनंतपुरम स्थित CSIR द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। अब उसके बाद कहता है ग्लोबल इंडस्ट्री रिव्यू 2026 थिंक टैंक क्या है? एम्बर द्वारा जारी किया गया है। 2025 में वैश्विक बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का जो हिस्सेदारी था वो बढ़कर 33.8% हो गया है। बिजली में वैश्विक मांग 75% सौर ऊर्जा से पूरा किया जाता है। और करा 2025 में 38 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है भारत में। अब दुबई में आयोजित COP28 के तहत सदस्य देशों ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को क्षमता को 3 गुना तक विस्तार करने का संकल्प लिया था। इसको ध्यान रखिए। हाल ही में भारत सरकार ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि 31 दिसंबर 2027 तक जो HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है उसको उत्पादन पर या उनकी मंजूरी पर, पर्यावरण मंजूरी पर प्रतिबंध लगा दी। देखिए HFC होता क्या है ना, ये आपको ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार है, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है और साथ ही साथ में जो आपको ओजोन परत होता है उसके क्षरण के लिए भी जिम्मेदार है। तो इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के तहत इसको प्रतिबंध किया गया था। इसी प्रतिबद्धता के तहत भारत के केंद्र सरकार ने राज्यों को आदेश दिया है कि CFC का जो है जो पर्यावरण मंजूरी है उसको अब आगे ना दिया जाए। देखिए वही है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब आगे कर हाल ही में CSIR ने दुर्गापुर में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष लगाया। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पर कहाँ लगाया गया सौर वृक्ष? तो आपको दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। उसके बाद करा गुजरात के धोलरा में टाटा कंपनी द्वारा 91,000 करोड़ के लागत से स्थापित होने वाली देश के पहले प्रमुख सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र शुरू किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? टाटा कंपनी और वियतनाम द्वारा। इसको ध्यान रखिए, 2 शहर जैसे वियतनाम और टाटा कंपनी, नहीं वियतनाम नहीं, ताइवान है, ताइवान और टाटा कंपनी द्वारा। अब आगे करा एडिनबर्ग विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं ने ई कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग कर प्लास्टिक कचरे को पार्टिकल रोग की दवा के रूप में एल डोपा को परिवर्तित किया है। इसको ध्यान रखिए। नासा ने ESI के रोजफील्ड फ्रैंकलिन मंगल मिशन के लिए रोसा परियोजना मंजूरी दी है। ठीक है। अब आगे करा हीमोफीलिया रोग, दुर्लभ अनुवांशिक रोग है। देखिए हीमोफीलिया क्या होता है? ये अनुवांशिक रोग है। पूछ देगा, ये स्टैटिक्स में पूछता है ये क्या है? विटामिन B1 से होता है, C1 से होता है? तो नहीं, ये अनुवांशिक विकार है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर इसके कारण जो होता है, जिसका रक्त बनता है उसका थक्का नहीं जमता है। ठीक है। उसके बाद करा है प्रोजेक्ट मेवेन। ये अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा AI प्रोग्राम है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन तकनीकी का प्रयोग करके ड्रोन द्वारा ली गई तस्वीर और वीडियो का विश्लेषण करना। तो पूछ देगा। देखिए एक तो हर आयोग का कुछ फेवरेट होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए बीपीएससी का अमेरिका में कोई घटना घटेगा उससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा रहेगा। PY उठा के देखिए करंट में आपको हमेशा US से रिलेट करके 2 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद राज्य में MP को फोकस करता है, MP से 2 फैक्ट देख लेगा। जैसे UPSC का होता है तो उसमें आपको UPSC का एग्जाम में ना बिहार से फैक्ट 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसी अनुसार पढ़ाई करना भी जरूरी होता है। तो इसको इसलिए ध्यान रखना है कि जो बिहार है ना, बिहार BPSC आयोग है, वो अमेरिका के बारे में कुछ घटना होता है तो जरूर क्वेश्चन पूछता है। जैसे पिछले बार जो डोनाल्ड ट्रंप पे जब हमला हुआ था, किस शहर में हुआ था, एक और क्वेश्चन पूछा था जो वहाँ को जो मेयर है वो जो बने हैं कौन सा शहर के बने हैं। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। अब करा मेम सिस्टर क्या है? मेम रिस्टर के बारे में करा यह समान उपकरण की तुलना में 10 गुना लगभग विद्युत प्रवाह कार्य करेगी। चलिए अब पारिस्थितिकी पर्यावरण से संबंधित खबरों को देख लेते हैं। उड़ीसा में समुद्री स्थानिक योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा किसके द्वारा या किस राज्य द्वारा समुद्री स्थानिक योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है? तो कौन बना है? उड़ीसा बना है। ये पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले पांडिचेरी और लक्षद्वीप में लागू किया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे करा यह पहल 2019 में ब्लू इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देने के लिए भारत और नॉर्वे के करीब हस्ताक्षर महासागरीय पहल का हिस्सा है। इसको ध्यान रखिएगा। अब भारत में नए जलवायु लक्ष्य क्या है?
तो कुल विद्युत उत्पादन में गैर जीवाश्म ईंधन का क्षमता बढ़ाकर 60%। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यही मैं बोल रहा था 60%। ये एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा है। अभी 7 जून का जो इंडिया का टेस्ट ओपन हुआ था उसका मैं क्वेश्चन देख रहा था, तो ये क्वेश्चन फैक्ट डायरेक्ट दिया हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे करा कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 2035 तक 97% में कमी लाने का लक्ष्य है। 97 है या 47 होगा शायद, चलिए इसको मैं एक बार करेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आगे कह रहा है भारत अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में ब्राज़ील को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अक्षय ऊर्जा में भारत कितना स्थान पर है? तीसरे। पहले देखे थे चाइना पहला पर है, दूसरा पर यूएस है, थर्ड पर इंडिया है। और WWF राष्ट्रीय पुरस्कार ये अलीम यूसुफ को दिया गया है। ये केरल के आक्रामक पौधी प्रजातियों को पहचान करने के लिए AI संचालित ऐप विकसित किए हैं। तो WWF राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अलीम यूसुफ को दिया गया है। आगे करा है तेलंगाना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा जैव विविधता सम्मेलन कहाँ सम्मेलन हुआ है? अब देखते हैं पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जो 22 अप्रैल 2026 को पृथ्वी दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो थीम था हमारा शक्ति हमारा ग्रह, हमारा शक्ति हमारा ग्रह। इस याद रखिए। प्रारंभ कब हुआ था? तो 1970 से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देखते हैं आइसलैंड अटलांटिक समुद्री बर्फ को तेजी से पिघलने के कारण एम्पर पेंगुइन और अंटार्कटिक पर सील के लुप्तप्राय घोषित किया गया है। तो इसको लुप्तप्राय घोषित किया गया दोनों को। उसके बाद देखते हैं अर्थ आवर डे। ठीक है, तो अर्थ आवर डे 2026 का मनाया गया, 28 मार्च 2026 को मनाया गया। ठीक है, ये मार्च को अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। ये WWF द्वारा मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिए। इसको जरूरी नहीं कि डेट नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा अर्थ आवर डे किसको द्वारा मनाया जाता है? तो WWF द्वारा मनाया जाता है। भारत में अर्थ आवर के 20 वर्ष पूरे होने पर पृथ्वी के लिए 1 घंटा दे थीम से मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसको ध्यान रखिए। कहाँ किया गया था? ग्वालियर में किया गया था। चलिए उसके बाद करा अहमदाबाद का काकारिया कोचिंग डिपो फाइटो रेमेडिएशन तकनीक अपनाकर भारत की पहली जल तटस्थ रेलवे सुविधा बन गया। इसको ध्यान रखिए। कहाँ का? अहमदाबाद का काकारिया कोचिंग डिपो। अब आगे करा प्रथम राष्ट्रीय चमगादड़ मूल्यांकन रिपोर्ट। इसको ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम चमगादड़ रिपोर्ट आया है, इसलिए जरूरी हो जाता है, इसको ध्यान रखना। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड बर्ड कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बंगाल में है, वो सबसे ज़्यादा चमगादड़ की प्रजातियाँ पाई जाती है, 68 प्रजातियाँ पाई जाती है। उसके बाद सेकंड मेघालय में, पहले बंगाल में, उसके बाद मेघालय में। चमगादड़ चिरोप्टेरा परिवार का जीव है, इसको ध्यान रखिएगा। यह विश्व का स्तनधारी है, जितना भी स्तनधारी है उसमें चमगादड़ मात्र एक प्राणी है जो पक्षियों की तरह उड़ सकता है। अब कह रहा भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2026 स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट। ये चरम मौसमी घटनाएं सर्वाधिक कहाँ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। 2025 में 99% दिनों में चरम मौसमी घटनाएं देखी गई है। उसके बाद कह रहा है असम में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में मुड़े हुए पैर वाली छिपकली की नई प्रजाति देखने को मिला है। तो कहाँ मिला है नई प्रजाति को? तो राइनो राष्ट्रीय उद्यान में असम में, जिसका नाम है साइटोक्लाइसिस राइमोसेंसिस। इसको ध्यान रखिएगा। अब करा किल स्विच शब्द जो है RBI डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी रोकने के लिए सुरक्षा किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा किल स्विच से क्या समझते हैं? तो किल स्विच जो है RBI द्वारा डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी रोकने के लिए सुरक्षा उपाय बताया गया है। महत्वपूर्ण निर्णायक न्याय हर्षित राणा केस भारत संघ। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए अभी हर्षित राणा के केस सुने होंगे। वो हर्षित राणा काफ़ी दिन से कुआं में थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये हर्षित राणा को गर्मापूर्ण रूप से मरने की गर्मापूर्ण तरीके से मरने की अधिकार को मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के तहत दिया गया। इसी के तहत हर्षित राणा को ये दिया गया है। तो एक होता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, एक होता है आपका एक्टिव, एक पैसिव। तो पैसिव जो होता है वो क्या होता है? पैसिव इच्छा मृत्यु के तहत होता है जीवन रक्षक या को हटा करके। देखिए ये क्या होता है ना, इस पे क्या होता है ना पैसिव में, ये जो जीवन रक्षक उपाय जो लगाया जाता है, वेंटिलेटर हो गया आपको या और कुछ दिया जाता है, उसको हटा लिया जाता है। ठीक है, ज़बरदस्ती मारा नहीं जाता है। और एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव जो दिया जाता है उसमें क्या होता है? उसको इंजेक्शन दे करके या पॉइजन दे करके उनको मृत्यु किया जाता है। लेकिन भारत में ये जो एक्टिव है ये नहीं है, इसको नहीं, भारत में अलाउड नहीं है। ठीक है, भारत में सिर्फ पैसिव मृत्यु है। अगर उनको कोई ये क्षतिग्रस्त बीमारी से ग्रस्त है और उसने डॉक्टर के पैनल ने घोषित कर दिया कि इनका ठीक नहीं हो सकता है, तो ये लिविंग विल बना सकते हैं। ठीक है, और इनका इच्छा मृत्यु के ये होता है। तो ये क्या होता है? जो इनको सहारा दिया था वेंटिलेटर हो गया, और जो कुछ बाहरी सहायता दिया था वो रोक दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में ये होता है
कि आपको पॉइजन दे करके या कुछ इंजेक्शन दे करके धीरे धीरे मृत्यु करना, तो ये भारत में अलाउड नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा कॉमन काज केस आया था 2008 में, ठीक है। इसके तहत 2001 आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार माना और लिविंग बिल एक तैयार किया था। लिविंग बिल क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति लिविंग बिल तैयार करवाता है, जैसे कोई भी व्यक्ति हम आप भी करवा सकते हैं लिविंग बिल, ये क्या होता है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के न्यायाधीश के देखरेख में होता है और इसमें डॉक्टर के पैनल होते हैं। आप बनवा सकते हैं, अगर आपको कुछ ऐसी घटना होता है या कुछ होने वाला भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपना इच्छा मृत्यु के ये कर सकते हैं और उसको चेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल 21 के तहत आता है, आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 21 के तहत आता है। उसके बाद करा हंसा नंदनी और भारत संघ मामला, बच्चों को गोद लेने पर केवल उन मामले में 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ दिया जाता है जिन्हें 12 महीने से कम या बच्चों को गोद लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना और कहा कि सभी दत्तक माताओं को बच्चों को उन्हें जाने के लिए 12 सप्ताह का लाभ मिलेगा। अब आगे करा चियांडा आनंद बीएस आंध्र प्रदेश वाद। तो मामला क्या है, जो व्यक्ति जन्म से सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एससी से संबंधित है, एससी है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, शेड्यूल ट्राइब है, संबंधित है, ये हिंदू धर्म से ईसाई में परिवर्तन करने के बाद भी अपनी एससी की स्थिति बनाए रखने में या नहीं रख सकते हैं। तो निर्णय जो दिया गया, वह व्यक्ति धर्म में परिवर्तन कर हिंदू, सिख या बौद्ध अतिरिक्त अन्य धर्म का पालन करता है तो वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमारा एक करंट अफेयर जून का समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, हमारे प्रयास अच्छा लग रहा है, हमारा टीम का प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसका पीडीएफ आप लोग निकलवा लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके लिए गेम चेंजर होगा और पढ़ने में देखिए काफ़ी ईजी होता है। आप एक बुक पढ़ते हैं, किसी वनडे एग्जाम किसी जा करके आप बुक वाचिकी उठा के लाते हैं, अगर आप देखते हैं तो आपको इतना इतना लिखा रहता है, उसमें समझ में आता नहीं कि ये समझ में सीधे दे देगा ये हरीश राणा को इच्छा मृत्यु दिया गया। अब क्या होता है, इसके बैकग्राउंड में चीज़ें नहीं दिया जाता है और क्वेश्चन अब आपको स्टैंडर्ड आपको पीछे से इस तरह से दिया जाता है। तो आप लोग पीडीएफ निकाल करके इसको एक बार जरूर रीड करें और वीडियो जब देखें तो सामने रखें और जो चीज़ नया मिलता है उसको ऐड करते जाएँ। तो आगे हम मिलते हैं, आपको नई करंट अफेयर कराएंगे, इसी तरह पीछे का करंट अफेयर भी कराएंगे। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को अपने सहयोगियों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।